नमस्कार छात्रों। इसके पहले हमने प्रश्न पत्र क्रमांक 16 भाषा विज्ञान के अंतर्गत चौथी जो इकाई है वाक्य विज्ञान, उसकी शुरुआत की है और उसमें से वाक्य के प्रकार ये मद्दा हम देख रहे हैं। और इस मद्दे के भीतर हमने वाक्य के प्रकारों को विशिष्ट आधार पर वर्गीकृत किया गया है और ये प्रकारों के जो आधार है व्याकरणिक दृष्टि से या व्याकरणिक रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार, साथ ही साथ अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार, इसमें से व्याकरणिक रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार कुल 3 हैं। इसको हमने इसके पहले के लेक्चर में देखा है। आज हम अर्थ के आधार पर वाक्य के जो प्रकार है उसको देखने वाले हैं। पिछले लेक्चर में हमने देखा कि व्याकरणिक रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार जो 3 हैं उसमें सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य, ये 3 प्रकार हमने देखे हैं और उसको हमने उदाहरण सहित देखा है। सरल वाक्य जिसमें एक समापिका क्रिया होती है और जिसमें कोई उपवाक्य वगैरह नहीं होता, वो सरल वाक्य है। अर्थात जिसमें एक उद्धेय और एक विधेय और एक उद्देश्य हो, वही सरल वाक्य है। उदाहरणार्थ, राम पुस्तक पढ़ता है, ये वाक्य जो है सरल वाक्य है। उसी प्रकार मिश्र वाक्य में हमने देखा कि जिन वाक्यों में जब तब, यहाँ वहां, इधर उधर, जहां तहां, जैसे ही वैसे ही, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग होता है, उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। और मिश्र वाक्य में एक मुख्य वाक्य होता है और उस पर आश्रित एक उपवाक्य होता है। तो इस आधार पर हमने वहां पे देखा था कि जहां बारिश होती है वहां फसल अच्छी आती है, जहां वहां, इसका प्रयोग वहां पे मिलता है। इस तरह से ये मिश्र वाक्य का उदाहरण हमने देखा। उसी प्रकार संयुक्त वाक्यों को भी हमने देखा कि संयुक्त वाक्य में कोई भी वाक्य महत्वपूर्ण या उपवाक्य नहीं होता, बल्कि दोनों वाक्य महत्वपूर्ण होते हैं। उन दोनों वाक्यों को जोड़ने का काम जो है और, अथवा, किंतु, परंतु, लेकिन, यद्यपि, यद्यपि आदि प्रकार के समुच्चय बोधक अव्यय जो है वहां पे काम करते हैं। तो वहां पे हमने देखा था कि संयुक्त वाक्य, उसमें 2 वाक्य आते हैं और उनको जोड़ने का काम जो है समुच्चय बोधक अव्यय करते हैं और उन वाक्यों को वहां पे संयुक्त वाक्य कहा जाता है। उदाहरण हमने देखे थे, उसने पुस्तक उठाई और पढ़ने लगा। इसमें 2 वाक्य है, उसने पुस्तक उठाई और वह पढ़ने लगा। तो इसमें और के कारण ये 2 वाक्य वहां पे जुड़ गए हैं, इसलिए ये संयुक्त वाक्य बन जाता है। उसी प्रकार दूसरा उदाहरण हमने देखा था कि मैंने उसकी किताब पढ़ी परंतु उससे मैं मिल न सका। अर्थात मैंने उसकी कविता पढ़ी परंतु उससे मैं मिल न सका, ये भी 2 वाक्य है, लेकिन परंतु के कारण वहां पे 2 वाक्य जुड़े हुए दिखाई देते हैं, तो इसको भी वहां पे संयुक्त वाक्य कहा जाता है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि व्याकरणिक रचना के आधार पर वाक्य के कुल मिलाकर 3 प्रकार है: सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। आज हम उसी के आगे वाक्य के प्रकार जो है, अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार देखने वाले हैं। और कल मैंने बताया था कि इसमें लगभग 8 प्रकार आ जाते हैं, उसको भी हम थोड़ा सा उदाहरण सहित देखने वाले हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार जो है, इसमें अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार कुल मिलाकर 8 आ जाते हैं और इसमें भाषा वैज्ञानिकों ने उन वाक्यों को विश्लेषित करने की कोशिश की है कि वाक्य का अर्थ क्या होता है और उसके आधार पर वहां पे ये वाक्य के प्रकार बनते हैं। भाषा में ऐसे अनेक वाक्य प्रयुक्त होते हैं जिसमें निहित संदेश या अर्थ के कारण वाक्य के प्रकार बन जाते हैं। ऐसे वाक्य विशिष्ट स्थिति में प्रयुक्त होते हैं, अर्थात वाक्य में प्रस्तुत होने वाला अर्थ, उसके आधार पर उस वाक्य के प्रकार को वहां पे स्वीकारा जाता है, ये वो प्रकार बन जाता है। तो पहला जो वाक्य का प्रकार है अर्थ के आधार पर, वो है विधान सूचक वाक्य। अब विधान सूचक वाक्य क्या है, देखिए, यह वाक्य प्रकार साधारण वाक्य के समान होता है।
इसमें किसी क्रिया का होने का बोध होता है। मतलब ये विधान सूचक वाक्य जो है, हमारे जो सरल वाक्य होते हैं या साधारण वाक्य होते हैं, लगभग वैसे ही ये वाक्य होते हैं, और इसमें कोई तो क्रिया घटित हुई है ऐसा उसमें बोध होता है, अर्थात विधान सूचक वाक्य उसको कहते हैं। उदाहरणार्थ, राम जाता है। अब ये वाक्य सरल वाक्य के जैसा है और इसमें कोई तो एक क्रिया घटित हुई है, इसका वहां पे अर्थ सामने आता है। राम जाता है मतलब राम एक व्यक्ति है, वह जाता है, यहाँ पे ये बात क्रिया के रूप में वहां पे स्पष्ट हो रही है। तो इस तरह से ये विधान सूचक वाक्य क्रिया के घटित होने के रूप में वहां पे प्रस्तुत होते हैं। तो ये लगभग सरल वाक्य के समान ही होते हैं। तो इस आधार पर, अर्थ के आधार पर, पहला जो वाक्य का प्रकार है विधान सूचक वाक्य। दूसरा प्रकार है निषेध सूचक वाक्य। निषेध मतलब जिसमें नहीं, ना, इस प्रकार के जो भी कुछ नकारार्थी शब्द वहां पे मौजूद होते हैं उसे निषेध सूचक वाक्य कहते हैं। इसमें नकारात्मक वाचक शब्दों का प्रयोग मिलता है। नहीं, ना आदि प्रकार के शब्द जो है इसमें देखने को मिलते हैं। उदाहरणार्थ, राम नहीं जाता। अब पहले जो विधान सूचक वाक्य हमने देखा था, राम जाता है, इसमें स्पष्ट रूप से यहाँ पे क्रिया संपन्न हो रही कि राम जा रहा है या जाता है। और निषेध सूचक वाक्य में राम नहीं जाता, ये उदाहरण हम देख रहे हैं, तो यहाँ पे स्पष्ट हो रहा है कि राम वहां पे जाने वाला नहीं है। मतलब नहीं, ना, इसका प्रयोग जो है निषेध सूचक वाक्यों में होता है। तो उसको याद रखिएगा कि निषेध सूचक वाक्य किसको कहेंगे। ठीक है। उसके बाद तीसरा जो वाक्य का प्रकार है अर्थ के आधार पर, आज्ञा सूचक वाक्य। आज्ञा सूचक वाक्य मतलब देखिए, किसी एक व्यक्ति द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति को आदेश दिया जाता है, उसे आज्ञा सूचक वाक्य कहा जाता है। मतलब कोई महाराज अपने सिपाही को आदेश देता है, इसके बीच में जो वाक्य प्रस्तुत होता है वो आदेश सूचक वाक्य है। उदाहरणार्थ, यह काम तुम करो। अब ये जो वाक्य है, यह काम तुम करो, इसमें किसी एक व्यक्ति द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति को आदेश दिया जा रहा है, अर्थात आदेश देने की प्रक्रिया जहां पे चलती है वहां पे आज्ञा सूचक वाक्य प्रस्तुत होता है। अर्थ के आधार पर यह तीसरा वाक्य का प्रकार है। अगला चौथा प्रकार है प्रश्न सूचक वाक्य। प्रश्न सूचक वाक्य से क्या तात्पर्य देखिए, इसमें इन वाक्यों में कोई तो कहां, कब, कैसे, क्यों, कितने, इस प्रकार के प्रश्नार्थक शब्द जो है इन वाक्यों में प्रयुक्त होते हैं। इसमें क्या, कौन, कितने, कब, कहा आदि प्रकार के प्रश्नवाचक शब्द प्रयुक्त होते हैं। ऐसे वाक्य बोलने के पीछे संबंधित जानकारी को और अधिक जानकारी का प्राप्त करना जो है उसका उद्देश्य होता है। और उदाहरणार्थ, तुम कहाँ जा रहे हो, ये प्रश्न सूचक वाक्य के रूप में वहां पे उदाहरण आ जाता है। तुम कहाँ जा रहे हो, इसमें कहा जो प्रश्न सूचक शब्द आ गया है, इससे स्पष्ट है कि जिसको पूछा जा रहा है उसके बारे में वो जानकारी ली जा रही है कि वो कहाँ पे जा रहा है। तो इस तरह से प्रश्न सूचक वाक्य, आज्ञा सूचक वाक्य, निषेध सूचक वाक्य, विधान सूचक वाक्य, इन सभी वाक्यों के उदाहरणों को जब हम देख रहे हैं तो वहां पे ये आपको समझ में आ रहा होगा कि इन वाक्यों में निहित अर्थ के आधार पर ये वाक्य के प्रकार बन रहे हैं। अगला वाक्य का प्रकार है विस्मय सूचक वाक्य। विस्मय सूचक वाक्य से क्या तात्पर्य देखिए, इसमें विशेषता वो बातें आ जाती है कि आश्चर्य की बात इसमें ज्यादातर देखने को मिलती है। अरे रे, अब, ओहो, इस प्रकार के शब्दावली का भी प्रयोग इन वाक्यों में देखने को मिलता है। इस वाक्य में जो उद्गारवाचक चिन्ह जो होता है हमारा, वो वहां पे प्रयुक्त होता है। जो दंडी दी जाती है उसके नीचे डॉट लगाया जाता है, वो उद्गारवाचक चिन्ह आपने देखा होगा। इस वाक्य में उद्गारवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है और वक्ता द्वारा किसी प्रसंग अथवा किसी घटना के संदर्भ में आश्चर्य व्यक्त करने के लिए अथवा अनपेक्षित वस्तु या चीज या प्रसंग सामने आने पर इस प्रकार के वाक्यों का प्रयोग दिखाई मिलता है या बोले जाते हैं। इसमें अरे रे, अब, ओहो, हाय, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग जो है वहां पे देखने को मिलता है। उदाहरणार्थ, अब इतना बड़ा सांप,
अबब इतना बड़ा सांप, अबब के बाद वो विस्मय बोधक चिन्ह जो होता है वो वहां पे उद्गारवाचक चिन्ह उसको विस्मय बोधक चिन्ह वहां पे लगाया जाता है और अबब के बाद वो चिन्ह लगाया जाएगा। और इतना बड़ा सांप मतलब किसी व्यक्ति के सामने अचानक जब सांप आ जाता है तब वह आदमी जो है एकदम आश्चर्यचकित रूप में वहां पे किस प्रकार वो बोलता है, ये वाक्य विस्मय सूचक वाक्य में आ जाता है। अगला वाक्य का प्रकार है अर्थ के आधार पर संदेह सूचक वाक्य। तो नाम से ही स्पष्ट है कि इसमें कोई तो संदेह वहां पे व्यक्त किया जाता है। इस प्रकार के वाक्य में एकार्थ घटना के प्रसंग में वक्ता के मन में संदेह निर्माण हो जाता है। ऐसे प्रसंग में ये वाक्य बोले जाते हैं, मतलब बोलने वाले के दिमाग में अगर सामने जो भी कुछ स्थिति है उसको लेकर संदेह है तो इस प्रकार के वाक्य बोले जाते हैं। उदाहरणार्थ बच्चे कहाँ खो न जाए, कहीं खो न जाए, मतलब उदाहरण है बच्चे कहीं खो न जाए, मतलब बोलने वाला व्यक्ति ये चिंता जता रहा है, ये संदेह जता रहा है कि बच्चे अगर जा रहे हैं तो कहीं खो न जाए, मतलब गुम न हो जाए। तो इस तरह से ये संदेह की सूचकता जो है इन वाक्यों में देखने को मिलती है। अगला 7वां वाक्य का प्रकार है अर्थ के आधार पर इच्छा सूचक वाक्य। इस प्रकार के वाक्यों में इच्छा व्यक्त की जाती है। उदाहरणार्थ देखिए, इसमें एकाध वस्तु मिलने के भाव निहित होते हैं या किसी वस्तु को प्राप्त करने के संदर्भ में ये वाक्य जो है बोले जाते हैं। उदाहरणार्थ या आशीर्वाद के तौर पर भी इस प्रकार के वाक्य बोले जाते हैं। उदाहरणार्थ ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे। अब ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे किसी बोलने वाले व्यक्ति के द्वारा इच्छा व्यक्त की गई है कि जिसको ये जिसके बारे में कहा जा रहा है उसके दीर्घ आयु की मनोकामना वहां पे की जा रही है, अर्थात इच्छा व्यक्त की जा रही है। इसको इच्छा सूचक वाक्य कहते हैं। और 8वां प्रकार है अर्थ के आधार पर, वो है संकेत सूचक वाक्य। संकेत सूचक वाक्य से क्या तात्पर्य देखिए, ऐसे वाक्य किसी घटना के लिए दूसरी घटना का होना आवश्यक होता है। मतलब ये वाक्य जब बोले जाते हैं तो एक घटना घटने के बाद दूसरी घटना का होना वहां पे संभव या उस प्रकार का संकेत वहां पे दिया जाता है, तब इस प्रकार के वाक्य बोले जाते हैं। इसमें कही गई बात संकेत के रूप में नहीं होती है। अर्थात उदाहरणार्थ देखिए, यदि वर्षा हो जाए तो गर्मी से राहत मिले, अर्थात संकेत के रूप में, मतलब बारिश होने के कारण गर्मी थोड़ी सी कम हो जाती है, तो ये संकेत के तौर पर वहां पे वो बातें कही जाती है। यदि वर्षा हो जाए अर्थात यदि बारिश हो जाए तो गर्मी से राहत मिल सकती है, अर्थात ये वाक्य जो है संकेत सूचक है। वैसे तो मौखिक रूप में भाषा वाक्य के प्रकार आग्रह सूचक, प्रार्थना सूचक आदि प्रकार जो है उसको देखने को मिलते हैं, लेकिन उपर्युक्त 8 प्रकार भाषा में ज्यादातर प्रयुक्त होते हैं। इसलिए अर्थ के आधार पर के जो ये 8 प्रकार है इसको हमने अभी देखा है। इसके अलावा भी आग्रह सूचक, प्रार्थना सूचक ये भी वाक्य के प्रकार आते हैं, लेकिन प्रयुक्ति के आधार पर अगर उसकी आवृत्ति के आधार पर अगर विचार किया जाए तो ये 8 प्रकार के वाक्य जो है भाषा में ज्यादातर देखने को मिलते हैं, इसका प्रयोग होता है। इसको फिर से एक बार मैं दोहराता हूं उदाहरण के साथ। देखिए, पहला प्रकार हमने देखा विधान सूचक वाक्य, राम जाता है, उसका उदाहरण। निषेध सूचक वाक्य, राम नहीं जाता। तीसरा आज्ञा सूचक वाक्य, यह काम तुम करो। चौथा प्रश्न सूचक वाक्य, तुम कहाँ जा रहे हो, प्रश्न चिन्ह। उसके बाद विस्मय सूचक वाक्य, अबब इतना बड़ा सांप। छठा वाक्य का प्रकार है संदेह सूचक वाक्य, बच्चे कहीं खो न जाए। 7वां वाक्य का प्रकार है इच्छा सूचक वाक्य, ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे। 8वां है संकेत सूचक वाक्य, यदि वर्षा हो तो गर्मी से राहत मिल जाए। यदि वर्षा हो तो गर्मी से राहत मिल जाए। तो इस तरह से ये अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार वहां पे हमने देखे हैं, और इस मध्य के भीतर जितना जरूरी था मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है। और इस मध्य के साथ साथ ये जो इकाई क्रमांक 4 है वाक्य विज्ञान, इसकी भी समाप्ति यहाँ पे हो जाती है। अगले लेक्चर में मैं अगला टॉपिक जो है इसी पेपर का
5 नंबर का अर्थ विज्ञान, इसकी शुरुआत मैं करूंगा। और मुझे लगता है कि वाक्य विज्ञान आपको समझ में आया होगा। इसमें ज़्यादा कुछ कठिन नहीं है। आप अपनी ओर से 1-2 बार इसको पढ़ लीजिएगा या फिर इस मैंने जो अभी बताया है इसको सुनने की कोशिश कीजिएगा। वाक्य के प्रकार आपको समझ में आ जाएंगे। वाक्य विज्ञान टॉपिक जो है पूरा का पूरा आपको समझ में आ जाएगा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए रुकते हैं। धन्यवाद।